स्क्रीन पर आप रीट भर्ती परीक्षा का सिलेबस देख रही हैं रीट लेवल 2 एसएसटी का। और इसकी एक यूनिट है जिसके अंदर यूनिट का नाम है मध्यकाल एवं आधुनिक भारत। और इस यूनिट में सिलेबस जो दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी शब्द को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वाधीनता के लिए संघर्ष। चाहे तो आप ये बोलो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे बोलो स्वाधीनता के लिए संघर्ष। तो ये सिलेबस में दिया हुआ है, यानी यूनिट जो है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, और उसके अंदर जो लेसन का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947। और ये सिलेबस है रीट भर्ती परीक्षा का, रीट लेवल 2 एसएसटी। और हमने इसी टॉपिक को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947, इसी टॉपिक की वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है, जिसकी आज वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी है, यानी आप समझ गए होंगे स्पेशल रीट भर्ती परीक्षा के लिए, रीट लेवल 2 एसएसटी के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी है, आज वीडियो नंबर 4 है। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस प्री तक की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में ये जो टॉपिक दिया हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास में दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक बेहद उपयोगी है। और जैसे कि हमने बताया कि हमने जो टारगेट किया हुआ है वो रीट भर्ती परीक्षा को किया हुआ है, और आज इसकी क्लास नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 4। उससे पहले थोड़ा बता देते हैं कि क्या कुछ है इससे पहले की क्लासों में। क्लास नंबर जो 1 है उसके अंदर हमने गांधी युग की स्टार्टिंग की बात की है। आप इसी वीडियो की प्ले लिस्ट में उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन में ये हमने लिंक डाल दिया है। दूसरी वीडियो के अंदर हमने जो बात की थी रोल्ट एक्ट की बात की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की थी, और खिलाफत आंदोलन की बात की थी। तीसरी वीडियो के अंदर हमने असहयोग आंदोलन की बात की थी, किस तरह से असहयोग आंदोलन को चलाया गया था, उसकी असफलता के कारण क्या क्या थे और महत्व क्या था। और आज जो चौथी वीडियो है उसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्वराज्य दल की किस तरह से स्वराज्य दल का गठन होता है, कौन गठन कर रहा है, ये सारी चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं एसके वर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्वराज्य दल आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। देखिए, आपको पता है असहयोग आंदोलन के दौरान आपने नाम सुना था चित्तरंजन दास, ये नाम आपने सुना था। आपको पिक दिखाते हैं, ये जो पिक्चर है चित्तरंजन दास की है, जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये जो पिक्चर है चित्तरंजन दास, इनका जो जन्म है 5 नवंबर 1870 को होता है, 16 जून 1925 को ये शहीद हो जाते हैं। तो इनका जो जन्म का दिया हुआ है, हमें चित्तरंजन दास के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता देते हैं ये कब की बात बता रहे हैं, हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। इस दौरान एक तो चित्तरंजन दास और दूसरे आपने नाम सुना होगा मोतीलाल नेहरू के बारे में। तो एक ही है, इनकी पिक भी दिखा देते हैं मोतीलाल नेहरू की। ये आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये पिक्चर मोतीलाल नेहरू की है। तो हम इन 2 शख्सियत के बारे में बात करेंगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोनों तत्कालीन जेल में थे उस वक्त, कब जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो उस वक्त जेल में थे। और जैसे ये जेल से छूटते हैं, तो जेल से छूटने के बाद अब भी स्वतंत्रता के लिए इनके दिमाग में कोई रहा है, तो विचार क्या चल रहा था,
इन्होंने विचार किया कि जो विधानमंडल है, तो विधानमंडलों में देखो रोक लगी हुई थी। विधानमंडलों के अंदर चुनाव जो होते थे, विधानमंडलों के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेसियों पर, कांग्रेसी आपको पता है कांग्रेस दल बनाया हुआ था स्वतंत्रता से पूर्व, तो कांग्रेसियों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो इन दोनों ने विचार किया, किसने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विचार किया कि विधानमंडल जो चुनाव है, विधानमंडलों के चुनाव है, उन चुनावों को लड़ने के लिए कांग्रेसियों के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा दिए जाए। मतलब विधानमंडल के जो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगाए हुए थे, विधानमंडलों के चुनाव लड़ने के लिए जो कांग्रेसियों पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, वो प्रतिबंध क्या कर दो, हटा दो। क्यों हटा दो, क्या रीजन क्या था इसके पीछे, उनकी सोच क्या थी कि किस लिए मतलब विधानमंडलों के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेसियों पर से प्रतिबंध हटा देने चाहिए। उनका विचार था कि अगर विधानमंडल में कांग्रेस से लोग जीत कर जाएंगे, अगर विधानमंडल में कांग्रेस से अगर लोग जीत कर जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमारे लोग अगर ज़्यादा जाएंगे तो जो अंग्रेज़ों के वफादार लोग हैं या उदारवादी जो लोग हैं, वो उनकी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी उनको जाने का अवसर नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा कि क्या विचार था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तो इनके सदस्य मान लो टोटल, मान लो विधानमंडल में 10 सदस्य जाते हैं, तो इनमें से अगर मान लो 3-4 सदस्य भी चलेंगे या ज़्यादा चलेगी, अगर मान लो इनके 6 चलेगी तो ऑटोमेटिक इनके कितने जाएंगे, 4 ही जाएंगे। तो ये चाहते थे कि कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँचे, विधानमंडल में पहुँचे। तो जैसे ही जेल से छूटते हैं, स्टार्टिंग यहीं से, जैसे ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जेल से छूट के आते हैं, तो उनका विचार था कि विधानमंडल के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेसियों के ऊपर जो सारे प्रतिबंध हैं वो हटा लिए जाएं। और इनका विचार था कि विधानमंडलों में प्रवेश करने से सरकार के वफादार व उदारवादियों को विधानमंडलों में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे, जेल से निकलने के बाद इनका विचार यही था कि जैसे जल्दी से जल्दी विधानमंडल के जो चुनाव होने वाले हैं उनके ऊपर से कांग्रेसियों के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक तरीके प्रतिबंध लगा हुआ, उनको उठा लो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने लोग जाने चाहिए। अब क्यों ऐसा चाहते थे कि वो विधानमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा क्यों भेजना चाहते थे, रीज़न क्या था, यानी विधानमंडलों में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेसियों को क्यों भेजना चाहते थे, इसके पीछे रीज़न क्या था, कुछ सोचा होगा उन्होंने। देखिए आपको पता है असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था और उसकी जो अनसक्सेस थी वो भी एक तरीके से टीस दे रही थी, तो उन्होंने असहयोग का एक नया तरीका निकाला। इन्होंने भी हमें असहयोग करना है अभी भी, मतलब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, तो असहयोग का जो कार्यक्रम है वो काउंसिलों तक पहुंचा दो। काउंसिल मतलब परिषद, मतलब असहयोग का कार्यक्रम है कहाँ तक पहुंचा दो, काउंसिलों तक पहुंचा दो। और वो कैसे पहुंच सकता है, जब हमारे लोग विधानमंडलों में पहुंचेंगे, मतलब चुनाव जीत के अगर विधानमंडल में हमारे लोग पहुंच जाते हैं तो असहयोग का कार्यक्रम कहाँ तक पहुंच जाएगा, काउंसिलों तक पहुंच जाएगा। अब इन नेताओं का विचार था, ये जितने भी नेता थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी कहेंगे हम इन्हें, तो इनका विचार था कि अगर विधानमंडल में हमारे लोग पहुंचते हैं, विधानमंडल में अगर हमारे लोग पहुंचते हैं तो 1919 मेन देखो प्रॉब्लम यही थी, 1919 के सुधार जो अधिनियम थे, तो 1900 के जो सुधार थे उनको अव्यवहारिक और असफल सिद्ध किया जाए। मतलब हमारे लोग, कांग्रेस के लोग एक तरीके से विधानमंडल में पहुंचे और अपने जो असहयोग का कार्यक्रम है काउंसिलों तक ले जाए, और सबसे पहला काम क्या करें भी विधानमंडलों में जाकर 1919 के जो सुधार थे उनको अव्यवहारिक और असफल सिद्ध किया जाए। ये कोशिश की जाए कि ये क्या हो, कंप्लीटली यानी असफल हुए हैं 1919 के सुधार, इनका कोई इंडिया को फ़ायदा नहीं मिला। अब देखिए बात है 1922 में बात करेंगे दिसंबर की। देखिए जब भी दिसंबर की बात हो और सन लिखा हो
तो हर साल दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। ध्यान रखिए, जब भी मैं दिसंबर की बात करूँगा और कोई भी सन की बात करूँगा तो दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होगा। और दिसंबर के अलावा अगर बात करें तो कोई विशेष अधिवेशन, देखो स्पेशली बुलाया, मेन ज़रूरत पड़ी, ये तो होना ही होना है। दिसंबर में तो हर साल होना है, पर कोई और महीने की अगर बात करेंगे तो स्पेशल बुलाया जाएगा। और वो लगभग बुलाया जाता था स्पेशली तो सितंबर में। तो फिलहाल सितंबर की तो कोई बात नहीं करेंगे, अपने दिसंबर 1922 की बात करेंगे। ये बात है दिसंबर 1922। तो पक्का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा होगा। और जगह है गया। गया आपको पता ही होगा, बिहार के अंदर है गया। तो दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। और जिसके जो अध्यक्ष थे स्वयं चित्तरंजन दास थे, स्वयं चित्तरंजन दास थे। प्रश्न भी बनता है भी दिसंबर 1922 गया के बिहार अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो चित्तरंजन दास ने की थी। अब देखिए अध्यक्ष चित्तरंजन दास है, तो चित्तरंजन दास ने क्या किया, चित्तरंजन दास ने अपना जो भी प्रस्ताव बनाया था, उन्होंने भी हमें कैसे जाके काउंसिलों में मतलब एक तरीके से एसईओ करना है। तो चित्तरंजन दास ने अपना मतलब कंप्लीट वो जो प्लान था वो प्लान बताया इस मतलब इस अधिवेशन में बताया, यानी अब कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। चित्तरंजन दास ने अपने कार्यक्रम का प्रस्ताव रख दिया भी हाँ भी ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन दो शख्सियत है, हम नाम लेंगे। एक तो नाम है राजगोपालाचारी, आप पिक्चर में देख पा रहे हो राजगोपालाचारी। और दूसरा नाम लेंगे डॉक्टर अंसारी, ये पिक्चर आप देख पा रहे हो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी। उस वक्त ये जो दो शख्सियत है राजगोपालाचारी और मुख्तार अहमद अंसारी, डॉक्टर अंसारी, अब इन दोनों ने एक तरीके से क्या किया भी विरोध कर दिया भी नहीं ये सही तरीका नहीं है, इन्होंने विरोध कर दिया। अब विरोध कर दिया तो भी सही बात है कि जो चित्तरंजन दास जी चाहते थे उनको बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। मतलब जो उन्होंने बात रखी थी कि भी हमें ऐसा करना चाहिए तो उनको बहुमत नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला क्योंकि विरोध किसने किया, डॉक्टर अंसारी ने और डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने विरोध कर दिया। तो चित्तरंजन दास जी को वो उस चीज़ का प्रॉफिट बहुमत नहीं मिला जो उन्होंने प्लान बनाया था, यानी जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो बहुमत अगर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है ये नाराज़ होंगे भी मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया और आप लोगों ने ये प्लान रिजेक्ट कर दिया। तो होता भी यही है, जैसे ही ये अधिवेशन समाप्त होता है, कौन सा अधिवेशन जिसमें ये सारा कुछ चल रहा है, दिसंबर 1922 का अधिवेशन जो कि कहाँ हो रहा है, गया के अंदर हो रहा है। तो जैसे ये अधिवेशन समाप्त होता है, चित्तरंजन दास जो कि अध्यक्ष थे इसमें, वो कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया दिसंबर 1922। तो इसके तुरंत बाद चित्तरंजन दास जी त्याग पत्र दे देते हैं। प्रश्न ये भी बनता है भी चित्तरंजन दास ने किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस से त्याग पत्र दिया, तो दिसंबर 1922 के बाद। अब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो इनके दिमाग में तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा, भी नाराज़ तो थे और त्याग पत्र दे दिया। अब एक तो ये चित्तरंजन दास और प्लस दूसरे मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में है। इलाहाबाद के अंदर मार्च 1923, ये तारीख याद रखना, मार्च 1923। इन्होंने त्यागपत्र कब दिया था, दिसंबर 1922 में दिया था, ध्यान रखना। किसने त्यागपत्र जो देने वाले थे चित्तरंजन दास थे, पर इन्होंने मिलकर किसके साथ, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर इलाहाबाद के अंदर, और कब, मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी, ये जो स्वराज्य दल है, स्वराज्य पार्टी स्थापित की। प्रश्न बनता है स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ, मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ। और जब उन्होंने चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस, मतलब कांग्रेस छोड़ दी तो खुद की पार्टी बना ली, पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य दल। ठीक है जी। देखिए अचानक से अगर चित्तरंजन दास जी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं तो कांग्रेस में हलचल चलेगी कि एक खुद अध्यक्ष इस्तीफा दे के जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी, वैसे तो हमेशा अधिवेशन कब होते हैं, दिसंबर में होने चाहिए थे,
लेकिन मैंने बताया था विशेष अधिवेशन जब बुलाते हैं बीच में कोई ज़रूरी काम के लिए, तो उन्होंने फटाफट एक विशेष अधिवेशन बुलाया और ये अधिवेशन था सितंबर, विशेष लगभग सितंबर में बुलाए गए हैं और 1923। तो इसका देखो वार्षिक अधिवेशन भी होगा, ध्यान रखना, ये सितंबर 1923 है तो दिसंबर 1923 इसके बाद आएगा तो वार्षिक अधिवेशन भी होगा, पर ये सितंबर 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है जो कि दिल्ली में बुलाया गया। कहाँ में बुलाया गया? दिल्ली में बुलाया गया। ध्यान से सुनिएगा, सितंबर 1923 विशेष अधिवेशन, क्योंकि सितंबर में है तो विशेष है, दिसंबर में होता तो हर साल होना ही है, वार्षिक होता। तो सितंबर 1923 में दिल्ली के अंदर एक विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है कांग्रेस का। अब जाहिर सी बात है कि बात तो उसी चीज़ की होगी, इस स्वराज्य दल की बी चित्तरंजन दास जी छोड़ के चले गए हैं कांग्रेस, तो उसी चीज़ की चर्चा होती है। और मेन विचार क्या था, इनका मानना क्या था, इनका प्रस्ताव तो ये था ना भी कांग्रेसियों के ऊपर से क्या कर लो, जब ये छोड़ के गए थे, याद करो उस वक्त भी इन्होंने क्या प्रस्ताव क्या रखा था, चित्तरंजन दास जी ने क्या प्रस्ताव रखा था जो माना नहीं किया था। इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेसियों को छूट दे दो, आगे आने वाली विधानमंडल चुनाव लड़ने दो, और क्योंकि जो प्रतिबंध है वो टालो कांग्रेसियों पर से, और विधानमंडल में चुनाव लड़ने दो, और जैसे हम जीत के जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बाधा नीति बनाएंगे और विरोध करेंगे अंदर जाके काउंसिलों में। तो ये प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, तब इन्होंने गुस्से में छोड़ दी कांग्रेस। अब ये जो स्पेशल अधिवेशन किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, सितंबर 1923 और दिल्ली विशेष अधिवेशन है ये। तो उस अधिवेशन में क्या किया, ये जो उन्होंने मांग मांगी थी वो पूरी कर दी कि कांग्रेस के दल के सदस्यों को आगामी निर्वाचन में मतदान करने और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दे दी। यही मांगा था इन्होंने और ये कंप्लीट कर दी भी, जाओ आप चुनाव लड़ो, कांग्रेस के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया। और ये भी स्वीकार कर लिया कि चलो कोई नहीं, इन्होंने पार्टी बनाई है स्वराज्य दल, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी अपने दल है, इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। अब इसी दौरान सितंबर 1923 के बाद 24 आता है 1924, 2 साल हो चुके हैं। गांधी जी आ रहे हैं जेल से बाहर, गांधी जी जेल से बाहर है, क्योंकि आपको पता है कि 1922 में इनको जेल में डाल दिया गया था गांधी जी को, असहयोग आंदोलन खत्म होते ही। तो अब इनको बुलाया गया, बुलाया गया, गांधी जी आते हैं, और गांधी जी आते हैं तो उन्होंने भी स्वराज्य दल का जो कार्यक्रम था वो एक्सेप्ट कर लिया कि बढ़िया जी, कोई बात नहीं, नाराज़ हैं कोई बात नहीं, स्वराज्य दल अपना ही है, स्वराज्य दल का कार्यक्रम एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो स्वराज्य दल का मेन जो उद्देश्य था, स्वराज्य दल का मेन उद्देश्य यही था कि कांग्रेस के लोग जीत के जाएं, विधानमंडलों में जाएं, और विधानमंडल में पहुंचकर क्या किया जाए, बाधा नीति अपनाई जाए। क्या, किसको बाधा पहुंचाओ, अंग्रेजों को बाधा पहुंचाओ, मतलब ऑफिशियल तरीके से बाधा नीति अपनाई जाए। तो प्रश्न भी बनता है कि स्वराज्य दल के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य ये था कि विधानमंडल में प्रवेश करके बाधा नीति अपनाई जाए, बाधा नीति में अपनाना था। तो अब इनका प्लान यही था भी ज़्यादा से ज़्यादा जीतो चुनाव में, और विधानमंडल के अंदर पहुँचो, चुनाव जीतो, विधानमंडल के अंदर पहुँचो, और अंग्रेज नौकरशाही का जो दुर्ग है, क्योंकि सिस्टम चलता था भी, अब जीता हुआ है तो उसको खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे, तो अंग्रेज नौकरशाही के दुर्ग को अंदर से खोखला कर दो, ध्वस्त कर दो, अंग्रेज नौकरशाही के दुर्ग को अंदर से खोखला करके ध्वस्त कर दो। ये प्लान था कि यहाँ भी अंदर जाके विरोध करो, ठीक है जी। तो अब चुनाव हो रहा है और 1923 के चुनाव थे और स्वराज्य दल को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई, मतलब जो प्लान बनाया था इन्होंने जीतने का, तो ये जीत चुके हैं। अब होता क्या है, अब ये जीत के जा रहे हैं और उनमें जीत के मोतीलाल नेहरू भी पहुंच गए। तो केंद्रीय विधानमंडल के अंदर, क्योंकि इनको विधानमंडल के अंदर भेजना था, तो केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज्य दल के लोग जीत के गए हैं और उनका जो नेता बनाया गया है वो बनाया गया है मोतीलाल नेहरू को भी। वही होता ना, जैसे अभी फ़िलहाल वर्तमान में बात करें तो बीजेपी में सारे जो भी हैं एमपी जीते गए हैं, उनका नेता जो बनाया गया है पीएम मोदी को बनाया गया है। तो वैसे ही उस वक्त भी जो स्वराज्य दल था उससे लोग जीत के गए थे और उनका जो नेता बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को, ठीक है जी, समझ गए होंगे। अब दिनांक थी 8 फरवरी 1924, 8 फरवरी 1924, ये जो दिन है, अब इस तारीख भारत के लिए, मतलब अब अंदर की घटनाक्रम में, किसके अंदर, मतलब एक तरीके संसद का अंदर का घटनाक्रम, तो उस वक्त केंद्रीय विधानमंडल था। तो 8 फरवरी 1924 को भारत के लिए उत्तरदायी सरकार स्थापित करने
गोलमेज सम्मेलन बुलाने और भारत के लिए नए संविधान का प्रस्ताव पास करवा लिया। मतलब अंदर जाके ये पास करवा लिए, क्योंकि नेता उस वक्त कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। विधान मतलब इनके ये प्रश्न बनता है ध्यान रखना, केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज्य दल के नेता कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। तो 8 फरवरी 1924 जो नेता है वही पास करवा सकता है। इन्होंने भारत के लिए उत्तरदायी सरकार, गोलमेज सम्मेलन और भारत के लिए नए संविधान का प्रस्ताव पास करवा लिया। इसके साथ ही जो वार्षिक बजट है, वार्षिक बजट, इसकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे गवर्नर जनरल को अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। और सरकार के कड़े विरोध के बावजूद 1918 के दमनकारी कानून, आपको पता है वो मेन उसी का पंगा है, दमनकारी जो कानून बनाया गया था 1919 का जो लागू हुआ था, तो 1918 के दमनकारी कानून के विरुद्ध तथा राजनीतिक नेताओं की रिहाई के लिए भी प्रस्ताव पास करवा लिए। मतलब ये प्रस्ताव की भी हाँ भी जितने भी हमारे राजनीतिक नेता जेल में हैं तो उनका एक तरीके से जेल से छोड़ो, प्लस 1918 का जो कानून लाया गया था उसके मतलब 1919 में जो लागू हुआ था उसकी भी क्या किया जाए, जांच की जाए। तो अब जांच के लिए क्या कुछ अंग्रेज सरकार कर रही है वो चीज़ देखिएगा। बात है फरवरी 1924 ये प्रस्ताव पास हुआ है। फरवरी 1924 का प्रस्ताव पास हुआ है। तो प्रस्ताव के कारण सरकार ने 1919 के द्वैध शासन भी, मेन तो ये दिक्कत है ना कि 1918 में जो आया था दमनकारी कानून और 1919 में लागू हुआ था और ये नाम था इसका 1919 के द्वैध शासन। इसकी जांच के लिए इन्होंने, देखो दोबारा से बताता हूँ ध्यान से समझिएगा, भी स्वराज्य दल की जीत हो गई थी और स्वराज्य दल के जो नेता थे केंद्रीय विधानमंडल में वो मोतीलाल नेहरू थे, वो अपने फेवर में प्रस्ताव पास करवा रहे थे। एक प्रस्ताव था फरवरी 1924 उन्होंने पास करवाया। उस प्रस्ताव में क्या इन्होंने मांगा था, इन्होंने मांगा था कि 1919 का जो द्वैध शासन है, जो सुधार किए गए थे उनकी जांच की जाए। तो अंग्रेज सरकार ने मान लिया कि चलो कोई नहीं, हम इनकी जांच करवाएंगे और इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई और उसके अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मूडीमैन। इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई। प्रश्न बनता है भी फरवरी 1924 में जो प्रस्ताव पास किए गए थे उसके अंतर्गत 1919 के द्वैध शासन की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी उसको अध्यक्ष कौन था, तो अलेक्जेंडर मूडीमैन थे। और इस समिति का नाम क्या था, तो इस समिति का नाम भी था मूडीमैन समिति। अब मूडीमैन समिति है तो उसने भी अब रिपोर्ट दी है और जाहिर सी बात है कि सरकार की समिति सरकार के पक्ष में रिपोर्ट देगी। और इसने समिति ने जो रिपोर्ट दी वो दी द्वैध शासन को मौलिक रूप से ठीक बता दिया। मतलब जिसके खिलाफ समिति बनाई और उसी को सही बता दिया, क्योंकि अंग्रेजों की समिति अंग्रेजों को गलत थोड़ी बता सकती थी। तो द्वैध शासन को क्या बता दिया कि भी राइट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है फिर विरोध होगा, कौन करेंगे, स्वराज्य दल के नेता करेंगे। तो मूडीमैन समिति की रिपोर्ट केंद्रीय विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने, क्योंकि नेता यही थे उस वक्त, मोतीलाल नेहरू ने सरकार के कड़े विरोध के बावजूद उस रिपोर्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पास कराया कि नहीं जी, समिति, इन्होंने क्या कहा, स्वराज्य दल का नेता ही केंद्रीय विधानमंडल में अपनी बात रखेगा। इन्होंने बात रखी मोतीलाल नेहरू ने, बीजी मूडीमैन समिति ने जो रिपोर्ट लेके आए हैं ये गलत है, इन्होंने तो द्वैध शासन को सही बता दिया और इनके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास करवा लिया। अब इसी बीच देखो होता क्या है, 1925 की बात है, देशबंधु चित्तरंजन दास का देहांत हो जाता है और स्वराज्य दल एक तरीके से क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि मेन तो यही थे। तो इनके देहांत के बाद में ये कमज़ोर हो गया। लेकिन इनका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट किया मोतीलाल नेहरू ने। मार्च 1926 इनका जो प्लान था, मार्च 1926 इनका प्लान था कि भी हमें विधानमंडल में जाके विरोध करना है, लेकिन अंग्रेज सरकार बात नहीं मान रही थी। तो मार्च 1926 कांग्रेस के आदेशानुसार विधानमंडलों का क्या कर दिया गया, बहिष्कार किया गया। विधानमंडलों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। और मोतीलाल नेहरू ने घोषणा की, अंग्रेज सरकार ने क्या घोषणा की है, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज सरकार ने भारतीय सहयोग का मूल्य नहीं समझा। बार बार विरोध करने पर भी सरकार ने अपनी दमनकारी नीति नहीं छोड़ी, इसलिए विधानमंडलों में प्रवेश का कार्यक्रम स्थगित किया जाए। मतलब मार्च 1926 में इन्होंने विधानमंडलों का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया।
विधानमंडलों का बहिष्कार। ठीक है जी, क्यों किया? मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अगर जाने तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमने बार बार मतलब सहयोग किया इनका अंग्रेज़ों का, लेकिन इन्होंने सहयोग का मूल्य नहीं समझा कि भी भारतीयों का सहयोग कितना कीमती है, और बार बार विरोध करने पर सरकार ने दमनकारी जो नीति थी वह नहीं छोड़ी, दमनकारी नीति को नहीं छोड़ा। तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग विधानमंडलों में नहीं जाएंगे, विधानमंडलों में प्रवेश का कार्यक्रम स्थगित करेंगे, बहिष्कार करेंगे विधानमंडलों का। ये कब किया गया? मार्च 1926 में, मार्च 1926। देखिए, स्वराज्य दल का गठन किया गया था उसका मेन उद्देश्य था बाधा नीति। तो ये बाधा नीति एक तरीके से पहुंचाई जा रही थी, कैसे? विधानमंडलों का बहिष्कार करके। तो सरकार जो है, अंग्रेज सरकार भी समझ चुकी थी कि भी 1919 के जो सुधार अधिनियम हम लेके आए थे उनसे सरकार जो है, जनता जो है वो संतुष्ट नहीं है। ये बात सरकार को मालूम पड़ चुकी थी कि भी 1919 में जो हमने सुधार किए थे तो वो सही नहीं है। अब अंग्रेज सरकार तुरंत डिसीजन लेना चाहती है, लेकिन 1919 में जो सुधार हुए थे वो 1919 में आए थे, लागू 1921 में हुए थे, और उसमें स्पष्ट लिखा था कि 10 साल बाद अगले सुधार आने चाहिए, तो 1931 में आने चाहिए। लेकिन ये जो घटनाक्रम चल रहा है तो उसमें सरकार ने फटाफट एक डिसीजन लिया। तो सरकार ने समय से पूर्व ही साइमन कमीशन नियुक्त कर दिया। साइमन कमीशन, हालांकि 10 साल बाद ये बनना चाहिए था सारा कुछ। साइमन कमीशन, इसे टाइम से पूर्व ही इन्होंने नियुक्त कर दिया कि लोग भी 1919 के सुधारों से खफा हैं, भी संतुष्ट नहीं है, तो इन्होंने समय से पूर्व ही किसकी नियुक्ति कर दी? साइमन कमीशन आयोग का गठन कर दिया। अब भी ये जैसे ही साइमन कमीशन बनाते हैं, तो साइमन कमीशन आयोग बनाते हैं और टाइम से पहले बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन में जो लोग रह रहे हैं उनको भी सारा कुछ मालूम हो जाता है इंडिया में क्या चल रहा है। तो जो सरकार ये दावा कर रही थी, ब्रिटेन सरकार ये दावा कर रही थी कि भी भारत के अंदर जो शासन है भारतीयों के अकॉर्डिंग, भारतीय जनता के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, भारतीय खुश हैं। तो ये जो दावा, खोखला दावा था, वो स्पष्ट हो गया, ये यानी झूठ बोल रहे हैं। ये विदेशी जो लोग थे, विदेशी जनता थी, उनको पता चल गया कि भारतीय जो लोग हैं वो अंग्रेज सरकार के सख्त विरुद्ध हैं और स्वतंत्रता चाहते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है कि इस टाइम से पूर्व साइमन कमीशन का गठन करना क्या दर्शाता है कि जो अंग्रेज सरकार खोखला दावा कर रही थी कि भारतीय खुश हैं, हम उनके अकॉर्डिंग इंडिया में शासन कर रहे हैं, तो वो दावा साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही झूठा साबित हो जाता है, और विदेश में रहने वाली जनता को, यानी फॉरेन जो लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि भारतीय जो लोग हैं वो परेशान हैं अंग्रेज़ों से और अंग्रेज सरकार के सख्त विरोध और स्वतंत्रता चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब शुरू हो जाएगी, उसमें टॉपिक शुरू हो जाएगा साइमन कमीशन। और फिलहाल आज की जो वीडियो है हमने साइमन कमीशन का टॉपिक नहीं उठाया है। आज की जो वीडियो थी उसमें हमारा टॉपिक था स्वराज्य दल, तो स्वराज्य दल को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा साइमन कमीशन आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो नंबर 5 में। तो फिलहाल वीडियो नंबर 4 चल रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।